हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट हिंदी पेपर। ठीक है। हिंदी के पेपर को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या अप्रोच लगानी है। सबसे पहला बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऑर्डर मैटर करता है क्या, कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। देखो, स्टार्ट करना राइटिंग स्किल से एक अच्छा आइडिया हो सकता है, एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है। जब आप राइटिंग स्किल से स्टार्ट करते हो ना, तो वो दिखाते हैं कि तुम ओवर स्मार्ट बन रहे हो। आई वॉन्ट रिकमेंड टू स्टार्ट फ्रॉम राइटिंग स्किल। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि राइटिंग स्किल से शुरू करो। आई ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है। या फिर स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एंड से स्टार्ट करो। इसका दो वो है घाटा। सबसे पहला, जब टीचर शुरू में आपकी आकृति वगैरह देखता है ना, तो होता ये है कि जैसे आपने शुरू में आकृति वगैरह करेक्ट लिखा है, इसका घाटा भी होता है। जैसे टीचर लोग घाटा एक्सप्लेन करके बोलते हैं कि राइटिंग स्किल से शुरू करो। बट देखो, जैसे जो टॉपर्स है ना, उनके लिए ये ज्यादा बेटर है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, देखो इस चीज को समझना थोड़ा अच्छे से। जैसे मान लो आपने राइटिंग स्किल से शुरू किया, आपने राइटिंग स्किल बहुत बढ़िया लिखी है, राइटिंग बहुत बढ़िया बनाई है। और क्योंकि पेपर के शुरू शुरू में हमारी राइटिंग अच्छी होती है, तो टीचर इसीलिए बोलते हैं कि राइटिंग स्किल से शुरू करो। उसको प्रॉपर लिखोगे तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट शुरू में ही पड़ जाएगा। राइटिंग स्किल बढ़िया लिखी है बच्चे ने, राइटिंग अच्छी बनाई है, तो ऑब्वियसली आगे का पेपर भी वैसा ही लिखा होगा, तो ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाता है टीचर पे। बट मान लो तुमने शुरू में ही कचरा कर दिया, तुमने राइटिंग स्किल लिखी, राइटिंग एकदम, चलो मान लो राइटिंग ठीक ठाक बनाई, कैंसलेशन कर दिया, राइटिंग स्किल में क्वालिटी नहीं है, तो टीचर समझ जाएगा कि भाई इस बच्चे का लेवल क्या है। लेकिन अगर आप आकृति से शुरू करते हो, तो 90% चांस है कि शुरू में आकृति में तो अच्छा ही स्कोर करोगे, आकृति सही ही बनाओगे, आकृति में आंसर सही ही लिखोगे। 90% चांस है। ठीक है। उसमें शब्द भेद हो गया, शब्द संपदा हो गया, जो भी क्वेश्चन आएगा आपका, सहमत हो गया, ये सब तो सही लिखोगे शुरू में। और एक चीज है, जैसे आप राइटिंग स्किल से शुरू कर दोगे, तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम देने का चांस रहता है ना। हालांकि पेपर नहीं छूटेगा, हो सकता है कि राइटिंग स्किल पहले ही हो गया, तो बाद में अगर पेपर छूटेगा भी तो छोटी मोटी आकृति वगैरह, सहमत वगैरह छूटेगा। लेकिन अगर शुरू से शुरू करोगे, तो राइटिंग स्किल पूरी की पूरी छूटने का चांस होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पेपर आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। आई ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। कभी भी पीछे से स्टार्ट मत करो, क्योंकि वो थोड़ा सा एग्जामिनर के मन में ले आता है कि बच्चा थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो जेड से मत शुरू करो, ए से ही शुरू करो। जो ए से शुरू करता है वही थोड़ा बेटर कहलाता है। ठीक है। और मैंने खुद ने पेपर शुरू से ही शुरू किया था। तो स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। हाँ, लेकिन अगर राइटिंग आपकी एंड में बहुत खराब हो जाती है, आपको लगता है कि आप शुरू में ही कर पाओगे, क्योंकि देखो, अगर आप राइटिंग स्किल से शुरू करते हो, इसके घाटे बताता हूँ। पहला तो मैंने बता दिया, कैंसिलेशन वगैरह हुआ तो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ गया। दूसरा ये कि राइटिंग स्किल अगर शुरू से शुरू करोगे ना, तो मतलब राइटिंग स्किल से अगर आप शुरू करोगे, तो उसमें आप टाइम बहुत ज्यादा दे दोगे, क्योंकि राइटिंग स्किल में सोचना होता है। तो अगर आपका एंड में राइटिंग स्किल बचा होता है, तो आप ये सोचते हो कि भाई राइटिंग स्किल में इतना कुछ बचा हुआ है, तो मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, लिखने पे ध्यान देता हूँ। लेकिन जब शुरू में आप सोचते हैं 3 घंटा बचा है यार, सोच लेता हूँ, लेटर में जबरदस्ती सोचोगे, इधर उधर देख के थोड़ा मुस्कुराओगे। ठीक है। आत्मकथा लिखोगे, उसमें बहुत सोचोगे, कथा में भी सोचोगे, सोचते सोचते तुम्हारा 2 घंटा निकल जाएगा, फिर 1 घंटे में बचा पेपर करते रहना। सो आई ऑलवेज रिकमेंड टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। बोर्ड ने पेपर सेट किया, उसको वायलेट मत करो, जो रूल्स है उन्हें फॉलो करो। ठीक है। नेचर का लॉ है। ओके, नेक्स्ट। सेकंड बात ये आती है कि भाई अपनी राइटिंग को कांस्टेंट रखो। राइटिंग को कांस्टेंट रखो। ठीक है। और स्पीड को फास्ट रखो स्टार्टिंग में। इसका दो बेनिफिट है, देखो। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ भाई, जो बोलता हूँ प्रैक्टिकल बोलता हूँ। ठीक है। फालतू की फेकम भागी नहीं करता हूं मैं। देखो, शुरू में अगर आप स्पीड तेज रखते हो, तो इसका दो फायदा है। सबसे पहला फायदा ये है कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, और दूसरा फायदा ये है कि आपकी राइटिंग डिटोरियोरेट नहीं होगी, राइटिंग खराब नहीं होगी। ठीक है। डिटेरियोरेट, ये कौन सी अंग्रेजी है, होगी कुछ। देखो, देखो जैसे शुरू में आप राइटिंग तेज रखोगे ना, तो होगा ये कि शुरू में अगर आपकी, मतलब शुरू में तो आपकी राइटिंग ऑब्वियसली अच्छी होती है, तो अगर फास्ट लिखोगे तो वो राइटिंग अच्छी ही रहेगी। लेकिन पेपर के एंड आते आते ऑब्वियसली राइटिंग आपकी बेकार हो जाती है। अब उसमें तुम अपनी स्पीड भी बढ़ा दोगे, तो वो राइटिंग एकदम कचरा हो जाएगी। तो इसीलिए शुरू में स्पीड तेज रखो। कोशिश करो कि 1.5 घंटे में आप ग्रामर सेक्शन पर पहुंच जाओ, 1.5 घंटे में ग्रामर सेक्शन पर पहुंच जाओ। और ग्रामर सेक्शन कुछ 10-15 मिनट में अटेम्प्ट करो। उसके बाद तो बस पत्र लेखन में कुछ जाएगा 10 मिनट, गद्य आकलन में जाएगा कुछ 6-7 मिनट, कथा में जाएगा कुछ 10 मिनट या 15 मिनट, आत्मकथा में जाएगा कुछ 20 मिनट, और न्यूज रिपोर्ट में या फिर विज्ञापन विज्ञापन है या नहीं, जो भी है, तो उसमें चला जाएगा 10 मिनट। काफी सारा टाइम आपके पास बच जाएगा। ठीक है। तो अपनी स्पीड को शुरू में तेज रखो, इधर उधर मत देखो, आकृति वगैरह ज्यादा स्केल से ये वो मत करो। स्केल रखो, बस लगना चाहिए आकृति बनी है, जरूरी नहीं है वो बॉक्स सही से बनाओ। बॉक्स कैसा भी बनाओ, अंदर अगर वर्ड सही होगा तो ही मार्क्स मिलेगा। तो बॉक्स वॉक्स कैसा भी बनाओ, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है। बस बनाओ। ठीक। राइटिंग अपनी कांस्टेंट रखो, राइटिंग को अपनी चेंज मत करो बीच में, स्पीड वगैरह तेज मत करो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे अगर राइटिंग चेंज हो जाती है ना, तो फिर बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। टीचर ये सोचता है कि बीच में कोई और आके इसका पेपर लिख दिया है। हाँ भाई, कटता है ऐसे मार्क्स। ठीक है। ये आपकी दूसरी स्ट्रेटजी। तीसरी स्ट्रेटजी, मेरा पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो अगर आपने देखा हो, इंग्लिश मराठी हिंदी मैथ ऐसा कुछ डाला है ना मैंने, तो वो पेपर प्रेजेंटेशन वीडियो देख लो आप लोग एक बार, मैं उसकी लिंक दे देता हूँ।
तो पेपर प्रेजेंटेशन का वीडियो आप लोग देख लो एक बार, ताकि उस हिसाब से आप लोग अपने पेपर को प्रेजेंट करो। ठीक है। अच्छा, चौथी चीज, जैसे आप मतलब कोई चीज सोच रहे हो तो ज्यादा मत सोचो। ठीक है, डोंट ओवर थिंक का क्वेश्चन। जैसे आपको मान लो कोई एक आकृति थी, ठीक है, उस आकृति में आपको पता नहीं कि एग्जैक्ट आंसर है क्या, आपने कुछ भी लिख दिया। तो आप क्या होगा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, वो आपको खटकता रहेगा, यार वहां पे 2 मार्क्स छूट गए, वहां पे 2 मार्क्स छूट गए, वहां पे 2 मार्क्स छूट गए, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बेटर क्या है, आप आकृति बना के छोड़ दो उसको। इससे आप ओवर थिंक नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये नहीं आएगा कि मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। आपने तो लिखा ही नहीं है। सोचोगे हाँ छोटा हुआ है अभी लिख दूंगा, छोटा हुआ है अभी लिख दूंगा। कम से कम ओवर थिंक नहीं करोगे कि मैंने लिखा गलत है या फिर नहीं। तो जैसे आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो उसको थोड़ी देर के लिए आकृति को छोड़ दो, बट इसका घाटा भी है कि बाद में भूल ना जाओ। तो भूलना मत उसको, है ना। बट अगर आप लिख ही देते हो तो फिर एंड तक वो खटकते रहता है राइटिंग स्किल तक, कि यार छोड़ा हुआ है छोड़ा हुआ है, या फिर राइटिंग स्किल तक खटकता रहेगा कि यार गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है। ओके, तो बेटर है जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो और डाउट लग रहा है तो उसको बॉक्स बना के खाली छोड़ दो, और आगे चल के उस पर वापस आके लिख देना। क्योंकि कुछ लिख दोगे तो उसमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाएगी, नहीं लिखे रहोगे तो सोचोगे चलो अभी सोच लेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पेपर लिख रहे हो, पेपर लिख रहे हो, एक बैग आपको माइंड में क्लिक हो जाएगा, अरे हाँ यार इसका आंसर तो ये है। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा शायद मराठी का या हिंदी का ही पेपर था। उसमें मैंने कोई एक आकृति थी वो मैंने खाली छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे उसमें डाउट था, अनसीन पैसेज का था। जब मैं लिखता गया लिखता गया लिखता गया और मैं ग्रामर सेक्शन तक पहुंचा, मुझे एक बैग आंसर क्लिक हो गया, ऐसा लगा भाई कि किसी ने आंसर दिमाग में डाल दिया हो। अरे इसका आंसर तो ये है, तुरंत मैं पीछे गया सर्च किया, अरे हाँ ये तो एकदम मैच कर रहा है, तुरंत लिख दिया मैंने। ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। ओके, और कुछ टिप्स? देखो और कुछ टिप्स दे देता हूँ मैं। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, तो आप इसमें लैंग्वेज के ऊपर मैं बता देता हूँ कि आप लैंग्वेज को जितना नॉर्मल रख सको नॉर्मल रखो। ठीक है। नॉर्मल मतलब एकदम शुद्ध लैंग्वेज यूज करो। शुद्ध एकदम हिंदी जरूरी भी नहीं है। ठीक है, शुद्ध हिंदी एकदम जरूरी नहीं है। अगर आप नॉर्मल हिंदी बोलते हो तो नॉर्मल हिंदी भी इसमें काफी कारगर होगी। जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसी आप इंग्लिश बोलते हो, जैसी आप हिंदी बोलते हो वैसी हिंदी भी चलेगी। बस वो हिंदी टेक्सचुअल हिंदी से मैच करनी चाहिए। क्योंकि मुंबई में कैसा, बहुत सारी भाषाएं ऐसी होती है जो हिंदी के वर्ड्स नहीं है बट हम फिर भी बोलते हैं। जैसे टपा लिया ये तो शबरी लैंग्वेज, ठीक है जो भी है। बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक ही एग्जाम्पल मेरे को हर बार याद आता है, वो पे वाला, कि उस पे सामान रखा है, उस पे सामान नहीं होता, उस पर सामान होता है। ठीक है, पर होता है पे की जगह पर। तो ऐसे ऐसे लैंग्वेजेस आपको यूज नहीं करने हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स। ठीक है, तो लैंग्वेज को नॉर्मल रखा। शुद्ध हिंदी यूज कर सको तो करो। बाकी नॉर्मल हिंदी भी रखते हो तो भी कोई खास आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बाकी राइटिंग का ज्यादा मत सोचना, नॉर्मल राइटिंग लिखो, कोई खास उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दो, वो मैं क्लियर कर दूंगा, कमेंट पिन कर दूंगा, ताकि बाकी बच्चे भी देख सकें। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।